वेलकम डियर सोल्जर्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैक्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा, आप ही की डिमांड पे यहाँ पे हम मैट्रिक्स टॉपिक की शुरुआत करेंगे। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं और फ़ोन आए हैं कि सर हमें मैट्रिक्स समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा है वो हमने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा है, 11th-12th के हिसाब से पढ़ा है। हमें सर इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए, तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने जो यहाँ पे मैट्रिक्स की शुरुआत किया है कि हम एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के अकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक होते हैं, किसका किसका हम यूज़ करेंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है मैट्रिक्स रिलेटेड उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट। देखेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे हमें जल्दी जल्दी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछा जाता है, उसकी वैरायटी क्या होती है, उस पर हमारा सबसे अधिक फोकस रहेगा। यानी हमारा जो मेन ध्यान रहेगा कि प्रैक्टिस करने पर रहेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए जो यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको भी आपको समझना ज़रूरी है। आइए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप जानते भी हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते भी हैं। बहुत सारे लोग जो है 11th-12th में इसमें सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। बाकी जो हम सवालों को डिस्कस करेंगे तो इसके जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो भी यहाँ पे मैं चीज़ें बताऊँगा उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए बच्चों देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है मैट्रिक्स के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ एमएन नंबर्स। देखेंगे आप यहाँ पे एन अरेंजमेंट ऑफ एमएन नंबर्स कहा गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको केवल और केवल जो मैं आपको अंडरलाइन करूँगा वही आपको पढ़ते हुए जाना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको सारी चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है। जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा या फिर जो मैं चीज़ें लिखूँगा आपको केवल उसी पर फोकस करना है, पूरी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। आइए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है an arrangement of mn numbers in the form of m horizontal lines and n vertical lines is called a matrix of order m by n. The horizontal lines are called rows and the vertical lines are called columns. देखेंगे बच्चों, ये आप सारी चीज़ें जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ये जो होता है, ये चीज़ें, ये होता है फर्स्ट रो होता है, ये जो चीज़ें होती हैं ये सेकेंड रो होता है। इसी तरीके से ये जो होता है ये थर्ड रो होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये फर्स्ट रो होता है, सेकेंड रो होता है, थर्ड रो होता है, आपको पता ही है। ये जो होता है फर्स्ट कॉलम होता है, ये जो होता है ये फर्स्ट कॉलम होता है, ये सेकेंड कॉलम होता है, ये थर्ड कॉलम होता है। आप मेरी बात समझ रहे बच्चों? अच्छा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये R1 है, R2 R3 है, ये क्या है C1 C2 C3। आप एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो IJ है, ये चीजें आप ध्यान में रखना, इतनी चीजें मैंने बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आपको अंडरलाइन करते हुए जा रहा हूं मैं, तो केवल उसी पे आपको ध्यान देना है। इसको जो बोलते हैं ये वाला पोर्शन R1 R2 R3 को हम रोज बोलते हैं।
C1 C2 C3 इसको हम कॉलम बोलते हैं। जो लिखने का जो तरीका होता है मैट्रिक्स का Aij m/n होता है, ये भी लिखने का तरीका होता है Aij, ये सारी चीज़ें लिखने का तरीका होता है। डबल यहाँ पे लिख गया Aij, ये सब लिखने के तरीके होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई A है, आप इसको ध्यान में रखना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। आपको पता भी है ये जो होता है R1 है, ये क्या होता है बेटा, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ये C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है। क्लियर है? A11, A12, A13, A21, A2, A23 ये 3x3 की मैट्रिक्स है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो यह 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3 का मतलब होता है 3 रो और 3 कॉलम। आपको पता ही है सारी चीजें, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं आपको एक रिफ्रेश कर दे रहा हूं। मैं 3x3 का मतलब होता है 3 रो और 3 कॉलम, ये होता है। यहां पे पहले रो को लिखेंगे, फिर पहले आप रो को लिखेंगे, फिर आप कॉलम को लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है, पहले आप रो को लिखेंगे, फिर आप कॉलम को लिखेंगे। पहले आप किसको लिखेंगे, रो को लिखेंगे। पहले आप रो को लिखेंगे और दूसरा आप किसको लिखेंगे, कॉलम को लिखेंगे। क्लियर है? पहले आप रो को लिखेंगे, फिर आप किसको लिखेंगे, कॉलम को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं? आगे देखेंगे, यहां पे A11, A12, A13 क्या है, इसके एलिमेंट्स होते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए हैं, यही मैंने बताया है, यही यहां पे चीज दिया हुआ है। जो मैट्रिक्स होता है वो अरेंजमेंट होता है। जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। देखिए आपके एग्जाम में कहां कहां सवाल पूछा जाता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को मिलाकर के सवाल देता है। तो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, ये सारी चीजें बता दिया है मैंने। ऑर्डर जो लिखने का तरीका क्या है कि पहले हम यहां पे रो लिखेंगे, फिर हम जे के कॉलम को लिखेंगे। कितने रो हैं, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। जनरली आपके एग्जाम में 2x2 या 3x3 की मैट्रिक्स पूछी जाती है। क्लियर है बच्चों, आप समझ गए हैं यहां तक? ये मैट्रिक्स लिखने का एक नोटेशन होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में दिया जाए अलग तरीके से नोटेशन, तो आप ध्यान रखिएगा ये मैट्रिक्स लिखने का नोटेशन होता है। ठीक है, समझ गए हैं? आगे बढ़िए। यहां पे देखिए ये दिया गया है, अगर आपसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, एक मैट्रिक्स आपको बनाना है Aij of order 3x3 whose elements are given by Aij I plus j का होल स्क्वायर बाई 2, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है 3x3 का I plus j का होल स्क्वायर बाई 2 के, ये आपको बनानी है। ठीक, 3x3 का जब बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, A11, A12, A13 हो जाएगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही आपको बनाना है। ठीक है, देखेंगे यहां पे Aij कहा गया है I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये कहा गया है। अब यहां पे A11 कहा गया है, आपको क्या निकाल लें, आप A11 निकाल लें, A12 निकाल लें, A13 निकाल लें, A21, A2, A23, ऐसे ही इसको निकाल लें बारी बारी से, और यहीं पे इसको पुट कर दे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है, जैसे कहा गया है ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 के, तो हम A11 निकाल लें। यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे हम ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे हम कर दें A11 कर दें, A11 यानी आई की जगह पे 1 कर दें, जे की जगह पे 1 कर दें। देखो यहाँ पे किया गया है, आई की जगह पे 1 किया गया है, A11 हमने किया, A11 हमने किया, आई प्लस जे यानी आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 2 दे देगा। A13 की बात किया जाए, a प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 के, मतलब जो चीज़ हमें यही तो चाहिए, 3/3 के मैट्रिक्स के लिए हमें यही चाहिए। A11, A12, A13, A21, A2, A23, A31, 32, 33, हमें यही चाहिए। तो आप इसको 1 रखिए, 1 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 2 रखिए, 2 रखिए, 3 2 3 इसको बारी बारी से रखेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ सॉल्व किया गया है तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा। आप मेरी बात समझ आइए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़िए, समझ गए हैं? देखो मैंने बताया है कि हमारा जो मेन फोकस है वो है सवालों को लगाने को लेकर के। ये सब सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक रिफ्रेश होता है वो आपको मैं करवा रहा हूँ मैं, इसलिए हम इसको तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्वेश्चन लगाने को लेकर के रहेगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये भी आपको पता ही है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स Aij फॉर विच i इक्वल टू j आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो होते हैं ये होते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। A11, A22, A33, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यही कहा गया है A11, A22, A33 आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे कहा गया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे कहा गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसके रो और कॉलम बराबर ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसके रो या कॉलम बराबर ना हो। जैसे यहाँ पे 2 3 1 है, 0 5 4 है, तो इसके रो कितने हैं? रो 2 हैं, रो 2 हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 रो हो गया। कॉलम कितने हैं? कॉलम 3 है, रो 2 हो गए, कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। क्लियर है? यही होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में वर्ग आयु भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं कि इनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? इनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1 0 5 है, 2 -1 3 है, 3 4 2 है, तो ये जो होंगे ये होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? इनके रोज और कॉलम बराबर हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए रो मैट्रिक्स, इसको हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पंक्ति आव्यूह भी बोलते हैं हिंदी में। रो मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में क्या होता है? सिंगल रो होता है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? ये सिंगल रो होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 क्या है? ये सिंगल रो है, यही होता है रो मैट्रिक्स होता है। आगे बढ़िए, कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की बात किया जाए, सिंगल कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स की बात किया जाए सिंगल कॉलम हो। देखिए जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, यहाँ पे कॉमन इंग्लिश चल रहा है और आपको पता भी है कि आपके एग्जाम में इंग्लिश भी पूछा जाता है, तो कम से कम आपको इतनी बेसिक जो इंग्लिश आनी चाहिए। मैं हिंदी मीडियम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक बेसिक यहाँ पे इंग्लिश चल रहा है, ये कोई बहुत बड़ा इंग्लिश नहीं है, और मैंने यहाँ पे हिंदी भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ओनली वन सिंगल कॉलम। देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 क्या है? ये एक सिंगल कॉलम है। अच्छा चलिए बच्चों मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैं बता दूं एक चीज। देखिए अब मैं आपको यहीं पे बताते हुए चल रहा हूं, मैं आपको यहीं बताते हुए चल रहा हूं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑर्डर के बारे में। आपके एग्जाम में ऑर्डर पूछा जाता है। ये क्या है? ये 1 2 3 है,
ये 1/3 की मैट्रिक्स सही है। ये क्या है? सिंगल रो। सिंगल रो और कॉलम कितने हैं? 3 हैं, तो 1/3 के मैट्रिक्स सही है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि सिंगल रो है, कॉलम कितने हैं? 3 हैं, तो 1/3 की मैट्रिक्स हो गई है। पहले रो को लिखेंगे, फिर आप कॉलम को लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहां पे हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल 1 कॉलम है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑर्डर में पहले रो हम लिखते हैं, फिर हम कॉलम लिखते हैं। रो कितने हैं यहां पे? रो है बेटा यहां पे 3 रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने लिख रहे हैं? 1। रो कितने हैं? 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 1, तो 3/1 की मैट्रिक्स सही है। पहले आप रो को लिखेंगे, फिर कॉलम को लिखेंगे। रो हो गई ये, और ये कॉलम हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। नल या जीरो मैट्रिक्स ये है क्या? देखेंगे यहां पे नल या जीरो मैट्रिक्स है क्या। इसमें कहा गया है इसके सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। इसके जो सभी एलिमेंट्स होते हैं जीरो हो जाते हैं, 0 0 0 0 0 0। ठीक, तो ये होता है नल या जीरो मैट्रिक्स होता है। इसको हम लिखते हैं यहां पे इस तरीके से, हम इसको लिखते हैं। क्लियर है? नल या जीरो मैट्रिक्स को। आगे बढ़िए। यहां पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, यहां पे देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? ये डायगोनल मैट्रिक्स is become a view a square matrix in which every non-diagonal element is 0. Non-diagonal element is 0 is called a diagonal matrix. अच्छा बच्चों, आप इसको ध्यान में रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। देखेंगे ये नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। ये देखिए D1 D2 D3, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? प्रिंसिपल डायगोनल लिखा है। ये क्या मैंने लिखा है यहाँ पे? D1 D2 D3 मैंने लिखा है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो आपसे क्या कहा गया है? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्या हो? 0 के बराबर हो। जैसे 0 0 0 0 0 0, ये सब क्या होता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। I इज इक्वल टू जे, यहाँ पे a(n)(n) aij इज नॉट इक्वल टू 0 के, I इज इक्वल टू जे, aij इज इक्वल टू 0, I इज नॉट इक्वल टू जे के, ये कहा गया है। इसका मतलब हुआ क्या? आप समझ लीजिए, इसका मतलब हुआ क्या? आपको पता है बेटा कि ये क्या है? A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, यहां पे A31 है, A32 है, A33 है, यही कहा गया है। देखिए आपके थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू जे, I इज इक्वल टू जे, I इज इक्वल टू जे का मतलब क्या हो जाएगा? I और J बराबर हो, इसका मतलब A11, A122, A33 ये क्या हो? 0 के बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ पे यही तो है, A11, A22, A33 यही तो है, 0 के बराबर नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है Aij इज नॉट इक्वल टू 0 के, I इज इक्वल टू J, यही होता है D1 D2 D3 की बात हो रही है। दूसरा कहा गया Aij इज इक्वल टू 0 के और I इज नॉट इक्वल टू J, यानी I और J अलग अलग हों। I और J क्या है? अलग अलग हों, यानी रो और कॉलम अलग अलग हों। जैसे यहाँ पे कहा गया है A12 की बात किया गया है, रो और कॉलम अलग अलग है, 0 है। A13 की बात किया गया है, इसकी बात किया गया है, ये भी अलग अलग है, 0 के बराबर है। ये A21 की बात किया गया, ये भी 0 के बराबर है। A31, तो जहां पर भी बात हो रही है रो और कॉलम अलग अलग हों तो वहां पे Aij इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखना, इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए हैं? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, समझ गए हैं? आगे बढ़ा जाए। देखिए यहां पे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहा गया है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहा गया है? ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम
देखिए ये सेम होनी चाहिए, इसकी पहचान क्या है स्केलर मैट्रिक्स की, ये सेम होना चाहिए। बाकी इधर के जो एलिमेंट हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, वो 0 के बराबर हों। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके जो लीडिंग डायगोनल हैं वो सेम हो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, वो 0 के बराबर हो। ये हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स हो जाते हैं। इसको आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे कहा गया है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी हिंदी क्या होती है, एकांक या तत्समकारी अवयव बोलते हैं, इसको हम IN से लिखते हैं। यहां पे यूनिट का मतलब होता है ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, ईच डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 के बराबर हो। देखिए यहां पे ईच डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 के बराबर हो। ये होते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, इसको आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, इसको ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जो एयरफोर्स वगैरह होते हैं, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है, एयरफोर्स हो चाहे है ना NDA के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, समझ गए हैं। यहाँ पे इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 1 होते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हिंदी में ऊपर त्रिभुजीय अवयव बोलते हैं। हिंदी में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसको जो आपके एग्जाम में अकॉर्डिंग है। मैंने बताया है मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। इसलिए मेरा विश्वास करें, मेरा भरोसा रखें। यहाँ पे चाहे मैं कठिन बताऊंगा चाहे आसान बताऊंगा, यहाँ पे जो भी बताया जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर जो है ये तो हमें सारी चीज़ें आती हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है उनको यह सब जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बाकी यहाँ पे IIT JEE या फिर 12th का इसमें कोई रोल नहीं है। 12th तो चलो एक बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन IIT JEE का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको हम जो बता रहे हैं वो NDA जो डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे पहले आप इसको ध्यान रखिए, ये मैंने क्या बताया है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा तो जो प्रिंसिपल जो डायगोनल होगा उसके नीचे ये सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। अच्छा, दिक्कत कहाँ पे होती है, अपर पूछा गया तो ऊपर लोग 0 बनाते हैं, गलत है ये। अपर पूछा जाएगा तो नीचे 0 बनेगा, ध्यान रखिए, अपर पूछा जाएगा तो नीचे 0 बनेगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या मैट्रिक्स दे देगा, बताइए पूछा जाएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछा जाएगा तो नीचे यहाँ पे 0 बन जाते हैं। क्लियर है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी चीज ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, Aij इज नॉट इक्वल टू 0, पहले इसको करिए, Aij इज इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन J के। Aij इज इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन J, यानी रो हमेशा कॉलम से क्या हो, अधिक हो। रो हमेशा कॉलम से अधिक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो 0 के बराबर होते हैं। रो कॉलम से अधिक हो, तो रो कॉलम से अधिक हो तो यही तो पोर्शन बचेगा। देखिए मैंने यहां पे लिखा, यही तो पोर्शन है, रो कॉलम से अधिक हो, I इज ग्रेटर देन J, रो कॉलम से अधिक हो, यही तो बनेगा। तो देखिए यहां पे 0 के बराबर है। क्लियर है, I इज लेस देन या इक्वल देन J, I इज लेस देन या इक्वल देन J की अगर बात हो रही है तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप देखेंगे यहां पे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन है। तो आप इसकी कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अगर I इज ग्रेटर देन J है तो A21, A31, A32 ये सब क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर रहेंगे। बाकी I इज लेस देन इक्वल देन J है तो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे।
ये देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखेंगे हम। मैंने बताया है इसकी जो हिंदी होती है वो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होती है। आपको क्या समझना है, ये समझना है। ये समझना है, लोअर पूछा जाएगा तो अपर वाला 0 के बराबर होगा। क्लियर है? लोअर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपर वाला 0 के बराबर रहेगा। क्लियर है? बाकी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आई इज इक्वल टू 0 के आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे कहा गया है। यहां पे लेस देन जे की जब बात होगी, लेस देन जे की बात होगी तो कौन कौन सा 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यहां पे 0 हो जाएगा। कितना पोर्शन, ये तो कहा गया आई इज लेस देन जे, यानी जो रो है वह कॉलम से छोटा हो तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, A12, A13, A23, ये क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। आई इज ग्रेटर देन इक्वल देन जे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है? तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और बाकी इसको आपको जानना जरूरी है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है दो मैट्रिक्स हों, ठीक, और उनका अगर ऑर्डर सेम हो तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स हों, ठीक है, जैसे एक कोई मैट्रिक्स हो ए, अगर एक कोई मैट्रिक्स है ए 2/2 और दूसरी जो मैट्रिक्स हो जाए बी, ठीक, जैसे x y z w 2 0 1 5, ये 2/2 देखेंगे। ये भी 2/2 के मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 के मैट्रिक्स है। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं यही कहलाते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी उनके ऑर्डर सेम हो तभी ये कंपेयर हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़िए। सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे एक मैट्रिक्स है उसे में से हम छोटे छोटे जो मैट्रिक्स होता है हम उसको निकाल लें, वही सब मैट्रिक्स होता है। जैसे यहां पे देखेंगे ये दिया गया है 5 3 2 1 2 1 2 7 3 4 दिया है। अब हमने एक मैट्रिक्स देखी, ये निकल गया, वहां पे देखिए मैंने निकाल लिया, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा 5 3 1 1, ये एक मैट्रिक्स बन गया। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 7 3। क्लियर है? तो ऐसे जो छोटे छोटे जो मैट्रिक्स होते हैं वही सब मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है? आगे बढ़िए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल द डायगोनल ऑफ सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया जाए इस तरीके से 4 -1 5 2 3 1 -2 0 5, ठीक है? मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए आप इसका ट्रेस बताइए, ट्रेस, तो ट्रेस जो हो जाएगा आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको, ये वाला पोर्शन, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी 5 3 8 8 4 12, 12 जो हो जाएगा इसका ट्रेस हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 12 क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है? बाकी सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है, सब फालतू चीजें। जो मैं आपको यहां पे अंडरलाइन करूंगा, जो मैं आपको पेन से लिखूंगा, आपको केवल उसी को पढ़ना है, फालतू चीजें ज्ञान नहीं बटोरनी है। ठीक है? और जो पढ़ा दूंगा वही पूछा जाएगा, इस बात का भरोसा रखना। ठीक है? आगे बढ़िए। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकें। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस में समानता। यहां पे कहा गया है, इसको छोड़ो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस आप छोड़ो, इसका हम सवाल देखते हैं। ये है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये है, दिखाई दे रहा है ना?
यह है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये है, यहां पे 2x2 है, यहां पर भी 2x2 के मैट्रिक्स है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपसे पूछा गया एक्स वाई जेड एंड ए पूछा गया है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये इसको आप इससे कंपेयर करिए, इसको आप इससे कंपेयर करिए, इसको आप इससे कंपेयर करिए और इसको आप इससे कंपेयर करिए। क्लियर है? कहने का मतलब ये है A11 का A11 से कंपेयर करिए, A12 का A12 से कंपेयर करिए, A21 का A21 से कंपेयर करिए, A22 का A22 से कंपेयर करिए। कहने का मतलब यह है, मेरी बात समझ गए हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? A11 का A11 से कंपेयर करो, A12 का A12 से, A21 का A21 से, A22 का A22 से कंपेयर कर लीजिए। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में यही सवाल दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड की और ए की वैल्यू बताइए, तो मैंने क्या कहा है? A11 का उससे कंपेयर करिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। क्लियर है? उसका उससे कंपेयर कर लिया। फिर कहा गया है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -7। अब देखिए x इज इक्वल टू -3 कहा गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो गया और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। आपको सवालों को तेजी से लगाना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3 आया है, तो क्या है? पहला और चौथा गलत हो गया। अब b और c में मामला फंसा हुआ है। यहां पे देखिए z -1 इज इक्वल टू 3 है, z -1 इज इक्वल टू 3 है, z -1 इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। हमने इससे कंपेयर कर लिया, देखेंगे यहाँ पे, इसको हमने इससे कंपेयर कर लिया, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा z इज इक्वल टू 4 हो गया, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। मेरी बात समझ है? x इज इक्वल टू -3 मिल गया, z इज इक्वल टू 4 मिल गया है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आइए और भी देख लिया जाए। 4a - 6 इज इक्वल टू 2a। मैं आपको पूरा निकाल करके बता दे रहा हूं मैं। 4a - 6 इज इक्वल टू कहा गया है 2a, ये है। तो यहां पे जो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए a इज इक्वल टू 3 हो गया ये। क्लियर है ना? a इज इक्वल टू 3 हो गया ये। कुछ नहीं करना है आपको, A11 का A11 से, A12 का A12 से, A21 का A21 से, A22 का A22 से, आपको यही करना है। ठीक है, तो हमने वही किया है। x इज इक्वल टू -3 आ गया, z इज इक्वल टू 4 आ गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया। उसी तरीके से आप चौथे वाले को करेंगे, 2y प्लस x इज इक्वल टू -7, आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आपको यह सब राम कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये नोट पढ़ना है। नोट, आपको क्या पढ़ना है? केवल ये नोट पढ़ना है। सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम कब जोड़ सकते हैं या फिर हम कब घटा सकते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। ये पूरी राम कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि दो मैट्रिक्स को अगर हमें जोड़ना है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 2 5 3 1, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। एक कोई मैट्रिक्स है B 4 1 6 2, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे कहा जाए एडिशन के लिए, तो बेटा आप इसको एडिशन ऐसे करेंगे। और ये एडिशन क्यों होगा? क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। इसका जो हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। तो इसमें आप करेंगे क्या? 2 का 4 में करिए, 5 का 1 में करिए, 3 का 6 में करिए, 1 का 2 में करिए। कहने का मतलब क्या है? A11 का A11 में ऐड करिए, A12 का A12 में ऐड करिए, A21 का A21 में ऐड करिए, A22 का A22 में ऐड करिए। मेरी बात समझ आई है? एडिशनल मैट्रिसेस क्या होती है? इसी तरह से घटाना भी होता है। A11 का A11 से घटाइए, A12 का A12 से घटाइए, A21 का A21 से घटाइए,
A22 का A22 से घटाइए, यही होता है इसका एडिशन होता है। क्लियर है? ये कब होंगे? जब इनके ऑर्डर सेम हो। ठीक, जो हम क्वेश्चंस लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। आगे बढ़िए, देखिए यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच, ये दिया गया है ऑप्शन में। क्लियर है बेटा? आपको क्या करना है, आपको x और y की वैल्यू बताने हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, देखिए हमने इसको क्या कर दिया, अभी आप बेसिक तरीका आप सीखिए, अभी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है। आपको जो मैं मेरा पढ़ाना तभी सही मायने में आपके लिए सहायता देगा जब आप तरीका सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो आप तरीका सीखिए। आप सवालों को फास्ट लगाना सेकेंडरी चीज़ है, पहले आप तरीका सीखिए। शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप तरीका सीखिए। जैसे यहां पे कहा गया है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 6 दे देगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3 माइनस 4 1 2 ये है, और यहाँ पे दिया गया है 7 है, 6 है, 15 है और 4 है, ये दिया गया है। यही तो है, देखेंगे आप यहाँ पे ये दिया गया है। हमने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो सभी में होगा। 2x और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 14 2y माइनस 6 हो जाएगा, ये 3 माइनस 4 1 2 ऐसे ही है, 7 6 15 4 ऐसे ही क्या, x और y की वैल्यू बताने हैं। ठीक है बेटा? तो आपको पूरी राम कहानी नहीं कहनी है। अब राम कहानी का मतलब यह है कि A11 का A11 में ऐड करिए, A12 का A12 से ऐड करिए, A21 का A21 से, A22 का A22 से करना है। ठीक है बेटा? यही तो होता है राम कहानी। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या है, x और y की वैल्यू निकालने हैं। तो केवल आप x और y को वैल्यू को देखिए, x और y ये है, 2x 3 है 7 है, यही तो है x। A11 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 इसको ले लो, 2 2 2 ऐसे ले लो, ये तो हुआ बेटा। A11 उसका लिया, A11 इसका लिया, A11 इसका लिया, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या देगा, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो गया। यहां पे आइए, 2y माइनस 6 2y माइनस 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4। भाई ये इधर आया 8 बन गया और 2 से डिवाइड कर दिया 4 बन गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 बन गया, y इज इक्वल टू 4 बन गया, 2 y इज इक्वल टू 4 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? आप करेंगे कि पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 10 और 14 माइनस 14 है, 2y माइनस 6 हो गया, माइनस 4 1 2 7 6 15 4 हो गया ये। अब बेटा हमें x की वैल्यू निकालने हैं, A11 का A11 से आप सब करते हुए चलिए, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये 4 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2y माइनस 6 और प्लस 2, ये क्या है, ये प्लस 2 है ना बीच में, 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ये। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 8 y इज इक्वल टू 4, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे, इतना समझ है ना? आगे बढ़िए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, स्केलर का मतलब होता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे देखो ये मैट्रिक्स था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यही जो मल्टीप्लाई होता है जिस नंबर से, वही उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, बस इतने राम कहानी यही है। यहां पे देखिए प्रॉपर्टीज भी कोई खास नहीं है, के ए प्लस बी, के ए प्लस की बी,
K1 प्लस K2 A से मल्टीप्लाई किया तो K1A प्लस K2B हो जाएगा, K1 K2A K1 K2A K2 K1A हो जाएगा, माइनस KA माइनस को बाहर कर दिया KA या K माइनस A, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जनरल है, इसमें कोई कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसमें सब वही चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर की राम कहानी जाने दो, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहां पे ए कोई मैट्रिक्स है ABCD, 2x2 की मैट्रिक्स B है, 3FGH है। देखिए, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, आपको इस बात को जानना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं बताऊं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, कभी जीवन में आपका मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होगा। ठीक, जब भी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले उसका ऑर्डर देखिए कि उसका ऑर्डर क्या बन रहा है। पहली बात, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले आप देखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है। अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है। अब ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, 2x2 इतना है, और B अगर हम बात करें, अगर इसका ऑर्डर 2x1 है और 1/3 है तो ये बीच का गायब हो जाता है, ये बीच का गायब कर दीजिए। ठीक है, जो बचेगा यही इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? समझ लीजिए ऑर्डर होता क्या है। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ऑर्डर निकालने के लिए। जब मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा तो आपको ऐसे सवाल काफी मिलेंगे, समझिए आप। जब भी ये इसका कॉलम और इसका रो दोनों सेम होने चाहिए तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। अगर ये सेम आ रहा है, मान लो कि अगर हमें ए और बी मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, ठीक, आपसे कहा जाए आप उसको मल्टीप्लाई करिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब होगा, जब इनके ऑर्डर को आप देखेंगे, ये अगर सेम आ रहे हैं, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ये इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम आ रहे हैं तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। अगर ये सेम नहीं आएंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है कि डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है। तो क्या कहा जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट कहा जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आप उसका ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे यहां पे, तो यहां पे ये निकल जाएगा 2/3, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें बेटा, तो आप देखेंगे यहां पे, इसकी अगर हम बात करें, देखिए ये 2 2 बन रहा है, ये देखिए ये 2 2 बन रहा है, बराबर है। इसका मतलब जो इसका ऑर्डर बनेगा, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको हम देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको देखेंगे, ये और ये इतने बाई इतने का ऑर्डर बनेगा, यानी 2/2 का ऑर्डर बनेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में? 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा, उधर का 2 बचेगा, इधर का 2 बच रहा है, तो 2/2 जो बचेगा उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर है? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए ए बी की बात हो रही है, ए है बी है, तो पहले वाले का रो
पहले वाले का क्या, पहले वाले का रो लीजिए, पहले वाले का रो, पहले वाले का कॉलम। देखो करेंगे क्या, पहले वाले का रो, पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले का कॉलम। मतलब करना क्या है कि ए बी का मल्टीप्लाई ईजी से करेंगे, फिर ए बी का मल्टीप्लाई एफ एस से करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई ईजी से करेंगे, फिर ए बी का मल्टीप्लाई एफ एस से करेंगे, फिर सी डी का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, फिर सी डी का मल्टीप्लाई एफ एस से करेंगे। क्लियर है? देखें यहाँ पे ए बी ईजी है, ए का मल्टीप्लाई ई से किया और बी का जी से किया तो ए ई प्लस बी जी हो गया ये। फिर उसका इससे करेंगे, ए एफ का बी एफ एस से करेंगे, ए का एफ से करेंगे प्लस बी का एफ से करेंगे, ये बन जाएगा। सी डी का ई जी से करिए, सी का ई से करेंगे, डी का जी से करेंगे, सी ई प्लस डी जी हो जाएगा ये। क्लियर है? फिर यहां पे क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा प्लस डी एच हो जाएगा ये। सी डी एफ एच, सी का एफ से करिए, डी का एस से करिए, सी का एफ से किया, डी का एस से किया। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहां पे 2 by 2 की मैट्रिक्स बन रही है। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसी तरीके से बी ए भी कर सकते हैं। मैंने बताया है कि जब भी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर हम बी ए की बात करें, बी ए, बी क्या है, 2 by 2 है, ये 2 by 2 है बी। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे हम इसको मिटा दें, इतना ये समझ गए इतना? ठीक है, पहले आप इसका ऑर्डर देखिए, फिर आप अगल बगल वाले को जो बचेगा आप उस हिसाब से उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मिटा दें, यहां पे देखिए ये 2 by 2 का है, ये भी 2 by 2 का है। अब ये गायब हो जाएगा, कौन सा, ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको करेंगे तो यही बन रहा है। जो 2 by 2 है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है ये। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ई एफ का ए बी से ए सी से करिए, ई का ए से करिए प्लस एफ का सी से करिए, ऐसे हो जाएगा। ई का ए बी से करिए और एफ का डी से करिए, हो जाएगा ये। जी एच का ए सी से करिए, जी का ए से, एच का सी से, फिर जी का बी से, जी का डी से, इस तरीके से हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है? इसका जो विधिवत हम जो रिहर्सल है हम उसको करेंगे जब हम सवालों को लगवाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जो मैं घेरूंगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहां पे, देखिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर है? ए बी को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर आए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वही कहा गया है। ठीक, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक, ये सब आप जानते ही होंगे, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। ए बी का सी से किया और ए का बी सी से किया, ये एसोसिएटिव लॉ होते हैं। ये ए बी प्लस सी है, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ए प्लस बी सी है तो ये ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। यहां पे ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी, ध्यान रखिए, अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स दे देगा। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स दे देगा। तो आई एम यानी आई का ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए दे देगा, और ए आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए दे देगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई का ए से करेंगे तो ए देगा, या फिर ए आई का करेंगे ए देगा। ठीक है, देखिए फिर एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें
तो उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो नल मैट्रिक्स दे सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये भी नल मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वह क्या है, एक नल मैट्रिक्स दे सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ये खुद भी क्या नल मैट्रिक्स हो। ये आपके लिए नोट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नोट। क्लियर है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू क्या, नल मैट्रिक्स, देन इट इज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट बी इज इक्वल टू 0 के। यानी ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर ये 0 मैट्रिक्स आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए को हम मल्टीप्लाई करें तो वो भी 0 दे दे, आपसे यही कहा गया है। तो इस लाइन को आप याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है और ये है। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है और ये नीचे जो नोट लिखा हुआ है। क्लियर है? आप समझ गए यहाँ तक? समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़िए। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखेंगे यहां पे a1 इज इक्वल टू a है और an+1 इज इक्वल टू, देखेंगे a1 का a, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। an+1 यानी अगर कोई मैट्रिक्स है उस पर पावर n+1 है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, a की पावर n और फिर a से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ए स्क्वायर की बात होगी तो हम a का a से करेंगे मल्टीप्लाई, ए क्यूब की बात होगी तो ए स्क्वायर का हम a से कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए ये भी वही चीज़ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर की बात होगी तो a का a से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ए क्यूब की बात होगी तो ए स्क्वायर का हम a से कर सकते हैं, या फिर ए का हम मल्टीप्लाई कर लें फिर हम a से हम बाद में करें। इसको आप ध्यान रखिएगा, a की पावर m n, a की पावर m टू a की पावर n क्या दे देगा, a की पावर m+n होता है। a की पावर m और इसका पावर n क्या दे देगा, a की पावर m दे देगा, mn दे देगा। ये आप इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब की बात किया जाए ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़िए। ये बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से नहीं करना है, ये मैट्रिक्स के हिसाब से है, इसको हूबहू रट लेना। क्लियर है? a स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर यानी a प्लस बी का मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दे देगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर देगा। ये a प्लस बी, a माइनस बी, ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर, माइनस ए का बी में करेंगे ए बी, प्लस बी का ए में करिए प्लस बी ए, माइनस बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर के। देखेंगे फिर यहाँ पे ये दिया गया है ए प्लस बी, ए प्लस बी है तो ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर और फिर ए का बी में करेंगे ए प्लस बी, ए बी, माइनस बी का ए में करेंगे माइनस बी ए, माइनस बी का बी में करेंगे, इस तरीके से। ठीक, अब तो आपके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतनी बार कम है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए ये एनडीए सेकेंड 2017 एनडीए सेकेंड 2017 का सवाल है। ये इफ दिया गया है एनडीए सेकेंड, यहां पे क्या दिया गया है, एनडीए सेकेंड 2017 का सवाल है। बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। आया कुछ? देखेंगे यहां पे
मैंने बताया है आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको केवल केवल तरीका सीखना है। आइए देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ए का हम ए से करें मल्टीप्लाई, यही तो कहा गया है। देखिए ए का हम ए से करें मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर ये हो रहा है -2 2 2 -2, इसका किससे -2 2 2 -2। देखिए ये चार ऑप्शन हैं, ये चार ऑप्शन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ये आपके सामने दिया हुआ है, एनडीए सेकंड 2017 सेट ए क्वेश्चन नंबर 98 था, आपके सामने बिल्कुल सारी चीज़ रिकॉर्ड लिखी हुई है। ठीक, मैंने बताया है कि आपको तरीका सीखना है। अब देखेंगे दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, पहले अब देखिए ऑर्डर कितने का बन रहा है। ये जो ऑर्डर बन रहा है यहाँ पे, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब बेटा इसको बीच में से गायब कर दीजिए, ये क्या करिए बीच में से गायब हो गया ये। अब जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगा 2/2 का। कौन सा, ये 2 और ये 2, अगल बगल वाले 2 है, यहां पे हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हमारा तरीका है। तरीका सीखिए, -2 का -2 में किया, यहां पे तरीका सीखिए। देखिए यहां पे -2 का -2 में करिए, प्लस, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, देखिए -2 का -2 में कर दिया। ठीक है, -2 इंटू -2 और इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे समझ गए हैं। ये -2 का -2 में किया, यहां पे इसको मिटा दूं मैं, आराम से समझ लो। देखो यहां पे क्या मैं बताना चाह रहा हूं, -2 इंटू -2 प्लस, इसको करो 2 इंटू 2 हो गया। क्लियर है, अब फिर इसको इसमें करो -2 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू, ये जगह कम पड़ रही है, प्लस -2 इंटू 2 और 2 इंटू -2 है ये। क्लियर है, समझ गए यहां तक। -2 इंटू -2 और 2 इंटू 2 हो गया, -2 इंटू 2 हो गया और 2 इंटू -2 हो गया। अब इसको ले लो, 2 इंटू -2 प्लस, ठीक है ये प्लस हो जाएगा, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, अब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब सही है, क्लियर है। यहाँ पे करो 2 इंटू -2 कर दिया और -2 को 2 में कर दो, ऐसे ये हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पे करो 2 इंटू 2 कर दो, प्लस 2 इंटू 2 कर दो और -2 इंटू -2 कर दो,
एक बार देखिए, ये इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम इधर का इसमें, ऐसे। तो -2 का -2 में क्या, -2 इस तरीके से हो जाएगा, और 2 का 2 में क्या, इस तरीके से। -2 का 2 में क्या, 2 हो जाएगा, मतलब इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का -2 में कर दिया, 2 अब इसका करेंगे, 2 इंटू -2 कर दे देगा, और -2 इंटू 2 कर देगा, ये 2 इंटू 2 कर दिया, और प्लस -2 का -2 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सही है। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये क्या दे देगा, -4 और +4 दे देगा। ये क्या दे देगा, -4 नहीं, यहाँ पे +4 देगा। ये जो दे देगा, ये जो देगा यहाँ पे 4 और +4 दे देगा। ये क्लियर है। यहाँ पे क्या दे देगा, ये यहाँ पे दे देगा -4 और -4 दे देगा। ये यहाँ पे क्या दे देगा, -4 और -4 दे देगा। ये यहाँ पे क्या दे देगा, 4 + 4 दे देगा। क्लियर है। 4 और +4 दे देगा, -4 और -4 दे देगा। ये -4 -4 दे देगा, 4 + 4, यानी यहां पे हो जाएगा ये 8 -8 -8, यहां पे 8 हो जाएगा ऐसे। अब क्या है ऑप्शन में, अच्छा देखो, आप क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन ले लीजिए। यहां पे हो जाएगा 2 -2 -2 और 2, यही तो हो जाएगा। हमने 4 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा -2 -2 है, यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे -4 कॉमन ले लें, यहाँ माइनस लग जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। हमने -4 हमने कॉमन ले लिया, तो -4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे -2 देगा। यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, ये हट जाएगा। हमने -4 कॉमन लिया है, देखेंगे यहाँ पे हमने -4 कॉमन लिया है, तो क्या देगा, -2 दे देगा। ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। ये क्या दे देगा, -2 देगा। क्लियर है ना। -4 हमने कॉमन लिया है। ठीक है, समझ गए हैं। तो ये दे देगा -4a, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो आपको केवल तरीका सीखना है, कैसे लगाया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए मैथ्स को क्वालिफाई करने में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है, वो जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके। मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत जल्द मैं यहाँ पे खड़गवासला सीरीज स्टार्ट करूँगा, इसलिए आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ मैं। बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको केवल और केवल आपको तरीका सीखना है। मैं यहाँ पे अपने ज्ञान का मैं प्रदर्शन नहीं करने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं तरीका सिखाऊं और मैं आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराऊं। इसलिए बच्चों, आपको केवल ध्यान से पढ़ना है, सारे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव है होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अभी देखिए, कुछ बच्चों की डिमांड पर ही मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे शुरू किया है। तो जो व्यूवर्स हैं उनको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे वो मैसेज कर सकते हैं। मैं सारे मैसेज को जरूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, जो नए लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों,
बच्चों अगर आपकी कोई भी बातचीत करनी है, आपको अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है, अपनी बातें शेयर करनी है, तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है बच्चों ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके, आप इस फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं कि इस ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।